हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेल और उनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में पहले सेल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शन। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आई होप आपके एग्ज़ाम भी कई नज़दीक आने वाले होंगे और जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेनिफिट भी आपको यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि जो भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, वो काफ़ी यूज़फुल है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा होता है सेल क्या होता है, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे। सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों, जो सेल्स होता है, ये हमारे फंडामेंटल यूनिट, हमारे लाइफ के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड दैट परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर सर्वाइवल करने के लिए उनके स्ट्रक्चर को ये लोग और उनके फंक्शन को काफी डेवलप करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात किया गया है, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ सेल्स लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स लाइक बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल्स लाइक एनिमल एंड प्लांट। दोस्तों, जो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक पहला होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, जैसे बैक्टीरिया हो गई, और हमारा दूसरा होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होता है, जो कि एनिमल और प्लांट में पाया जाता है। Eukaryotic cells are more complex, contain specialized structure known as the organelles। जो organelles होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कंटेंट दिया गया है। पहला हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है हमारा सेल फंक्शन। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा सेल स्ट्रक्चर है, इसमें भी कई सारे कंपोनेंट दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो भी कंपोनेंट दिया गया है वो 12 कंपोनेंट दिया गया है। अभी हम इनके डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा, और फिर हम बात करेंगे इनके फंक्शन के बारे में, फिर इनके स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे आपको 3 बेनिफिट मिल सकता है। आपको कहीं नहीं जाना है पढ़ने के लिए, पहले आप डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, जो भी सेल स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है उसके बारे में आप पहले डिफिनीशन जानेंगे, फिर आप यहाँ से फंक्शन और उनके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल सकती है। दोस्तों, पहला हमारा है वो सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा हमारा है न्यूक्लियस, तीसरा हमारा है साइटोप्लाज्म, चौथा हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा हमारा है राइबोसोम्स, छठवां हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सातवां हमारा है गोल्जी अपार्टस, सातवां हमारा लाइजोसोम, आठवां हमारा है सेंट्रियोल्स इन एनिमल सेल्स में जो पाया जाता है, नौवां हमारा है दोस्तों वो साइटोस्केलेटन, और 11 जो हमारा है वो बैक्यूल्स है, और टोल्स हमारा है जो क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हैं, बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन आर आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आपके 100 टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। जस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना होगा सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को हमने यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेल मेम्ब्रेन को और किस नामों से हम जाना जाता है, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नामों से जाना जाता है। फ्रेंड, बात करते हैं द सेल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज ए बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट द सेल। ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का बना होता है, जो कि हमारे चारों तरफ से सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। ये जो है कंट्रोल करता है, जो सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इन एंड आउट ऑफ द सेल, कहीं अंदर ना आ जाए ना या बाहर ना चले जाए। एंड हेल्प टू मेंटेन द सेल इंटीग्रिटी एंड द इन्वायरमेंट। और सेल की जो इंटीग्रिटी है, इन्वायरमेंट, वो मेंटेन करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। आसान भाषा में हम इसको समझना चाहेंगे, सेल मेम्ब्रेन होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको भी कहते हैं। ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का बना होता है, जो कि सेल को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है, और ये कंट्रोल करता है जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर कहीं ना चले जाएं, सेल के अंदर कहीं ना चले जाएं। और आल्सो ये मेंटेन करता है सेल की इंटीग्रिटी और इन्वायरमेंट को। दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, इट इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड बिलियर। ये फॉस्फोलिपिड बिलियर का बना होता है विथ हाइड्रोफिलिक, जो कि वाटर अट्रैक्टिंग का है,
एंड हेड फेसिंग आउटवर्ड एंड हाइड्रोफोबिक का, जो वाटर रिपीलिंग का काम करता है। दोस्तों इसमें सीधा सीधा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बिलियर विथ हाइड्रोलिपिक वाटर अट्रैक्टिंग हेड फेसिंग आउटवर्ड एंड हाइड्रोफोबिक वाटर रिपीलिंग टेल्स फेसिंग। इसमें दो चीज की बात किया है। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक का काम करता है, जो कि वाटर अट्रैक्टिंग का काम करता है, एंड जो आउटवर्ड में होता है टेल में, वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो वाटर रिपीलिंग का काम करता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे इसमें दो चीज दिया गया है, 2 पॉइंट में दिया गया, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल का काम करता है। प्रोटीन का क्या काम है? प्रोटीन आर एम्बेडेड विद इन द बिलियर सर्विंग फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड एंजाइम एक्टिविटी। जो प्रोटीन होता है वो सेल स्ट्रक्चर में क्या काम करता है? वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये प्रेजेंट इन द प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन में जो हमारी मेम्ब्रेन होती है या सेल में जो मेम्ब्रेन होती है उसकी फ्लूइडिटी को बनाए रखता है, मेंटेन किया रहता है। दोस्तों हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शन है उसके बारे में, क्या होता है। सो इसमें 3 या 4 तरह की पॉइंट दिया गया है। आप पॉइंट को रिमेंबर कर लीजिएगा। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं लिख पाएंगे तो आप पॉइंट भी लिख सकते हैं, तो काफी अच्छा नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है, जो कि आपको हेल्पफुल है। तो पॉइंट है यहाँ पे वो सिलेक्टिव प्रीमिएबिलिटी है, और दूसरा हमारा है वो प्रोटेक्शन है, तीसरा हमारा सेल कम्युनिकेशन है, चौथा हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। सो चलिए बात करते हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी के बारे में। द मेंबर अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है ये मेंबर को अलाउ करता है सब्सटेंस को पास आने, अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए, और जो मेंटेन भी करता है होमोस्टेसिस को। जो प्रोटेक्शन है वो इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस। जो प्रोटेक्शन का काम करता है इसमें, दोस्तों ये बात आपको याद रखना होगा। ये हमारा है स्ट्रक्चर, मैंने भी इसके पहले स्ट्रक्चर की बात किया था जो कि प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल के बारे में है। और हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, जो कि 4 पॉइंट दिया गया है। सिलेक्टिव परमेबिलिटी, प्रोटेक्शन, सेल कम्युनिकेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सो दोस्तों जो प्रोटेक्शन का काम रहता है वो एक बैरियर की तरह काम करता है, जो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सब्सटेंस, जो बाहर की जो सब्सटेंस है उससे प्रोटेक्ट करता है। और जो तीसरा हमारा है वो सेल कम्युनिकेशन के बारे में दिया गया है। सेल कम्युनिकेशन में क्या होता है? द मेम्ब्रेन कंटेन रिसेप्टर्स दैट अलाउ टू सेल टू रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल सिग्नल। जैसे हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन में जो सिग्नल आते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसी प्रकार सेल में भी जो भी सिग्नल, एक्सटर्नल सिग्नल आते हैं उसको रिस्पॉन्ड करने का काम सेल कम्युनिकेटर का काम रहता है। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट में क्या रहता है? इट हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। स्ट्रक्चरल सपोर्ट में वो रहता है जो हमारे शेप को मेंटेन, सेल जो सेल का साइज है उसको मेंटेन करने के लिए काम करता है। दोस्तों हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या है? सो द न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। जो न्यूक्लियस होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल का होता है, जो कि हमारा यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इट इज ऑफन टू रिफर एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। दोस्तों यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, कंट्रोल ऑफ द सेंटर किसे कहते हैं? सो न्यूक्लियस को हम कंट्रोल ऑफ द सेंटर कहते हैं बिकॉज इट स्टोर द सेल जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड रेगुलेट सेल एक्टिविटी। ये क्या काम करता है? ये सेल जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है अपने पास और रेगुलेट करता है सेल एक्टिविटी के लिए, ताकि उनका ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन एक्टिव रहे। फिर बात करते हैं दोस्तों हम न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में। यहाँ पे 4 पॉइंट में बताया गया है इनके फंक्शन। तो आप दोस्तों आप घबराइए मत, आप इन्हीं पॉइंट को याद कर लीजिएगा। पहला हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज का काम करता है फंक्शन में, ये जीन एक्सप्रेस रेगुलेशन का काम करता है। तीसरा हमारा सेल डिवीजन का काम करता है। चौथा हमारा न्यूक्लियस का काम करता है, न्यूक्लियोस। तो अगर आप ये पूरा चीज नहीं याद कर सकते तो अगर आप पॉइंट को रिमेम्बर करके एग्जाम में जाते हैं पेपर लिखने, तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, तो पॉइंट से भी आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं जो जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज क्या काम करता है, इसमें फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस में फंक्शन क्या रहता है जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज का। सो द न्यूक्लियस हाउस द कंटेन द स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेन द ऑर्गेनिज्म। ये क्या काम करता है दोस्तों? द न्यूक्लियस हाउस ऑफ द सेल कंटेन, जो न्यूक्लियस हाउस ऑफ द सेल कंटेन रहता है ये इंस्ट्रक्शन करता है ताकि बिल्डिंग और मेंटेन द ऑर्गेनिज्म को सेल का बिल्डिंग और मेंटेनिंग का काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता रहता है। जो जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज होता है वो सेल के लेवल को मेंटेन करने के लिए और उसमें
जो भी है न्यूक्लियर हाउस उसको बिल्ड करने के लिए हमेशा मैसेज करता रहता है। और जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन क्या काम करता है? द न्यूक्लियस कंट्रोल द सिंथेटिक आरएनए बाय प्रोटीन बाय ट्रांसक्राइबिंग द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए। ये द न्यूक्लियस कंट्रोल द सिंथेटिक, इसको समझना हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द न्यूक्लियस कंट्रोल द सिंथेटिक आरएनए एंड प्रोटीन। द न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए और प्रोटीन को ट्रांसक्राइबिंग के थ्रू, ताकि वो जेनेटिक कोड को डीएनए में कन्वर्ट कर सके। सेल डिवीजन में क्या होता है दोस्तों? सेल डिवीजन में होता है द न्यूक्लियस प्ले अ की रोल इन द सेल डिवीजन, मीटोसिस एंड मियोसिस बाय ऑर्गेनिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रोमोसोम। सेल डिवीजन में होता क्या है दोस्तों? द न्यूक्लियस प्ले अ की रोल, ये बहुत की रोल प्ले करता है सेल डिवीजन में मिटोसिस एंड मियोसिस के टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को डिस्ट्रीब्यूट करने में काफी अच्छा न्यूक्लियस सेल डिवीजन अच्छा खासा रोल प्ले करता है। न्यूक्लियोस क्या होता है दोस्तों, बात करेंगे। विद इन द न्यूक्लियस इज स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोस। न्यूक्लियोस एक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोस कहा जाता है, वेयर राइबोसोमल आरएनए synthesized and ribosome units are assembled। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? सो द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ टू लिपिड लेयर। इसमें सीधा सीधा बात किया गया है, जो हमारा न्यूक्लियस है वो सराउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, पहला और हाँ मेंबर से, विच कंसिस्ट ऑफ टू लिपिड बिलियर लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन has nuclear pores that allow to passage of material such as RNA and protein between the nucleus and the cytoplasm. And inside the nucleus is the nuclear plasm is get-like substance that hold the DNA and other component. And the nucleus contain chromatin, which is DNA wrapped around the protein histones. When the cell is not dividing, chromatin is in a relax form. During the cell division, chromatin condense into visible chromosome। दोस्तों आप बहुत इजी है, आपको थोड़ा इसमें पॉइंट देख लेना है, आप देख लीजिए, काफी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। इसमें सीधा सीधा बताया गया उसके स्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों कैसा है। तो पहला हम बात करते हैं, जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसका जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का वो सराउंडेड है, जो कि दो लिपिड बिलियर से है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर पोर्स जो अलाउ करते हैं वो मैसेज को, मटेरियल को पास करते हैं आरएनए के पास और प्रोटीन नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज, सॉरी फॉर दैट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके पास न्यूक्लियर पोर्स है जो कि अलाउ करता है पैसेज ऑफ मटेरियल सच एज आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के मटेरियल हैं उनको पासेज करने में ये काफी ज्यादा मदद करता है। दोस्तों हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इन द सेल। साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक आपका ब्रीफ में भी क्वेश्चन आ सकता है कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। सो यू कैन राइट योर आंसर बाय योर choice like cytoplasm is a jelly like substance found between the cell and membrane and then the nucleus in the cell. It play a vital role to supporting and suspending the cell। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सपोर्ट और सस्पेंड करने के लिए सेल ऑर्गेनल में। एंड इट इज द साइट फॉर मैनी बायोकेमिकल प्रोसेस। इधर इसके जो साइट है यहाँ पे बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस भी होते हैं। साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ साइटोसोल ऑर्गेनल्स एंड अदर। जो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, साइटोप्लाज्म इज मेड अप व्हाट, सो यू कैन राइट योर आंसर, आप आंसर लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ साइटोसोल ऑर्गेनल्स एंड अदर। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे 2 पॉइंट में इनका स्ट्रक्चर बताया गया है। पहला हमारा है द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ अ जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोसोल विच कंटेन वाटर, आयोन्स, प्रोटीन, सुगर एंड अदर मॉलिक्यूल। साइटोप्लाज्म जो है वो कंसिस्ट करता है, जो कि एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जेल लाइक सब्सटेंस, ये कंसिस्ट करता है जेल लाइक सब्सटेंस, इसलिए इसको साइटोसोल भी कहते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, पहले ही बताया है कि साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी कहते हैं, जो कि अपने साथ में ये रखता है वाटर,
आयंस, प्रोटीन, शुगर एंड अदर मॉलिक्यूल अपने साथ में लेकर चलता है, रहता है। साइटोप्लाज्म हाउस ऑफ द सेल, हाउस द सेल ऑर्गेनल। जो साइटोप्लाज्म होता है दोस्तों, ये हाउस ऑफ द सेल भी रहता है, सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा दैट परफॉर्म वेरियस सेलुलर फंक्शन। जो साइटोप्लाज्म होता है वो हाउस ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स में भी रहता है इनके साथ में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये इनके साथ में रहकर काफी अच्छा फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये हम दोस्तों इनके फंक्शंस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या होता है। तो साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, यहाँ पे 3 पॉइंट बताया गया है। अब इन पॉइंट को रिमेंबर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा, मे बी पॉसिबल अगर आप इन सारे जो शॉर्ट आंसर हमने बताया इनको भी अगर आप याद कर लेते तो काफी बेहतर रहेगा। साइट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, दूसरा हमारा है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और तीसरा हमारा है वो इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन का काम करता है। साइटोप्लाज्म दोस्तों जो फंक्शन होता है वो 3 पॉइंट में दिया गया है, जो कि पहला साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, दूसरा हमारा है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, और जो तीसरा हमारा है वो इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन का काम करता है। चलिए दोस्तों जानना चाहेंगे हम कि साइटोप्लाज्म के फंक्शंस के बारे में, जो 3 पॉइंट देगा। पहला पॉइंट हमारा वो साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। सो मैनी एसेंशियल केमिकल प्रोसेस सच एज ग्लाइकोसिस ब्रेक डाउन द ग्लूकोज अकर इन द साइटोप्लाज्म। मैनी एसेंशियल केमिकल प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेस होते हैं ग्लाइकोसिस में, जो कि ये ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज लेवल को, जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं, एंड सपोर्ट करता है, सपोर्ट एंड सस्पेंशन, इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द सेल ऑर्गेनल्स एंड हेल्प टू मेंटेन शेप ऑफ द सेल। दोस्तों एक पॉइंट मेरे से छूट गया है, आप नोट कर लीजिएगा, सपोर्ट एंड सस्पेंशन का भी काम करता है, जो कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल और ऑर्गेनल को टू मेंटेन, अपने साइज को मेंटेन करने के लिए। ये याद रख लीजिए, फंक्शन में जो हमारा होता है ये साइटोप्लाज्म का एक फंक्शन है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल ऑर्गेनल को, ताकि वो अपने सेल की शेप को मेंटेन किए रहें। और तीसरा हमारा वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, लाइक साइटोप्लाज्म हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट का काम करता है, मटेरियल को डिफरेंट पार्ट, सेल के डिफरेंट पार्ट में ले जाने के लिए काफी हेल्पफुल रहता है साइटोप्लाज्म, ये इसका फंक्शन है। इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन में क्या करना, साइटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन लाइक साइटोकिनेसिस वेयर द सेल साइटोप्लाज्म डिवाइडेड। साइटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व्ड प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। साइटोप्लाज्म में ये इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन का पार्ट है ये सेल डिवीजन में इन्वॉल्व रहता है साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए सेल में। चलिए दोस्तों बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सो माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और दे आर ऑफन रिफर टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोडक्टिव एनर्जी इन द फ्रॉम एटीपी एडेनोसिन ट्रिफॉस्फेट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, इस पॉइंट को आप जरूर रिमेंबर कर लीजिएगा। ये हम दोस्तों हम बात करते हैं इनके माइटोकॉन्ड्रिया की सेल स्ट्रक्चर के, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे 3 पॉइंट में बताया गया है। माइक्रोकॉन्ड्रिया हैव डबल मेम्ब्रेन, सेकेंड हमारा है वो इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन, और तीसरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। पॉइंट में नहीं गया दोस्तों, आप इन्हीं किसी 3 पॉइंट में से कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। पहला हमारा समझने की कोशिश करते हैं, जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन का होता है, एन आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। पहली बात इनका स्ट्रक्चर के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टेट। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो हाईली फोल्डेड होता है स्ट्रक्चर में, जो कि सेम क्रिस्टे कहते हैं। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, जो कि सरफेस एरिया को काफी बढ़ा देता है प्रोडक्शन के लिए। पहले हम समझना चाहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है, पहला हमारा इनर होता है, फिर आउटर होता है, इनर होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो हाईली फोल्डेड होता है
जो इनर मेम्ब्रेन हमारा होता है वो काफ़ी फोल्डेड होता है, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं, जो कि सरफेस एरिया को काफ़ी इंक्रीज कर देता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज द मैट्रिक्स which contain enzyme necessary for Krebs cycle part of the cellular respiration। जो इनसाइड इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड में जो मैट्रिक्स होता है ये एक एंजाइम को कंटेन करता है, नेसेसरी करता है कर्व के साइकिल के लिए, जो कि एक माइटोकॉन्ड्रिया का सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद का डीएनए को कंटेन करता है, लाइक राइबोसोम अलाइम टू प्रोड्यूस सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। तो दोस्तों बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में, जो कि वहां दिया गया है इस प्रकार। एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है, रेगुलेशन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म में काम आता है, एपोटोफिस में काम आता है, कैल्शियम स्टोरेज में भी काम आता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है, आप ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मेन फंक्शन जो होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन, रेगुलर ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, एपोटोसिस एंड कैल्शियम स्टोरेज। सो माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट, फर्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इनटू एटीपी थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन। जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, ये जो एनर्जी प्रोडक्शन का फंक्शन का काम करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है एटीपी में थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है एटीपी में, एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को ओटीपी में, ये इनर मेम्ब्रेन में होता है मैट्रिक्स के थ्रू इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जो रेगुलेशन होता है वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कैसे रेगुलेशन होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प टू रेगुलेट वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मदद करता है रेगुलेट करने में, मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने में मदद करता है, ताकि वो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सके और जो ब्रेकडाउन एनर्जी का जो फ्लो है वो उसको ब्रेकडाउन होने में काफी मदद करता है। एपोटोसिस में क्या होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोग्राम सेल डेथ। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इसका जो मेन फंक्शन है एपोटोसिस का, वो प्रोग्राम्स काफी अच्छा रोल प्ले करता है सेल डेथ को बचाने का, बाय रिलीजिंग फैक्टर इनिशिएट प्रोसेस व्हेन नेसेसरी। जब उसको नेसेसरी होता है तभी वो सेल डेथ का काम करता है। इसमें कैल्शियम स्टोरेज का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस सेलुलर प्रोसेस। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों वो हेल्प करता है, काफी ज्यादा हेल्प करता है स्टोर और कैल्शियम आयन को स्टोर करने के लिए और रिलीज करने के लिए, विच इज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेलुलर प्रोसेस के लिए। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होता क्या है। सो राइबोसोम्स आर द स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो दोस्तों हम इसको समझना चाहेंगे, जो राइबोसोम्स होता है वो स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राइबोसोम कैसा होता है। सो you can write your answer like ribosome are a small spherical structure found in both prokaryotic and eukaryotic cells. They are also responsible for protein synthetic by translating messenger RNA, mRNA into polypeptide chains. इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम, जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फिर हम बात करेंगे राइबोसोम के फंक्शन के बारे में। सो दोस्तों पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। सो राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट। जो राइबोसोम्स होता है वो कंसिस्ट करता है दो यूनिट को, ए लार्ज सब यूनिट एंड ए स्मॉल सब यूनिट। एक लार्ज सब यूनिट को कंसिस्ट करता है और एक स्मॉल सब यूनिट को कंसिस्ट करता है, जो कि आरएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में याद कर लीजिएगा, राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में उसमें लिखने को आता है, वहां पे आप लिख सकते हैं। राइबोसोम जो है वो कंसिस्ट करता है दो यूनिट को, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, जो कि आरएनए एंड प्रोटीन की बनी होती है। लोकेशन में बात करेंगे ये कहाँ पे लोकेट होती हैं। सो दे आर फाउंड इधर फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक। ये एंडोप्लाज्मिक से अटैच होती हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर ये घूमते रहते हैं फ्रीली होके कहीं भी।
एंड रेटिकुलम फॉर्मिंग थ्रू ईआर, रफ ईआर। इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या होता है। सो राइबोसोम का जब फंक्शन होता है, राइबोसोम फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए इनटू प्रोटीन। जो राइबोसोम होता है ये फैसिलिटेट करता है कि प्रोसेस को जो ट्रांसलेट करे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके वो आरएनए को भेजता है प्रोटीन के रूप में। चलिए दोस्तों हम बात करते रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड sac and tubules found in eukaryotic cells। सो इसको समझना चाहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक का नेटवर्क होता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इट इन्वॉल्व इन द सिंथेटिक फोल्डिंग मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन एंड द लिपिड। ये इन्वॉल्व रहता है सिंथेसिस के प्रोसेस को फोल्ड मॉडिफिकेशन करने में, फोल्डिंग करने में और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में लिपिड के थ्रू काफी मदद करता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ये पॉइंट आप जरूर रिमेंबर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम इसके बात कर लेते हैं जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सो इसमें दो पॉइंट दिए गए हैं, एक रफ है एक स्मूथ ईआर है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस गिविंग इट अ रफ अपीयरेंस। इससे सीधा सीधा बात किया गया है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सरफेस से अटैच होता है जो कि एक रफ अपीयरेंस देता है। और स्मूथ क्या करता है, लाइक राइबोसोम्स गिविंग इट्स अ स्मूथ अपीयरेंस, जो क्या करते हैं हमारे ये स्मूथ होता है ये राइबोसोम को स्मूथ अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। इसके फंक्शन में बात करेंगे। सो इसके फंक्शन की हम बात करेंगे तो जो हमारा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन्वॉल्व करता है प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन एंड प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में और मॉडिफाई करने में काफी हेल्प करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है क्या काम है, इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेटिक एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कैल्शियम स्टोरेज। जो कैल्शियम स्टोरेज का डिटॉक्सिफिकेशन है, कुछ ज्यादा वेस्ट है, उसको सिंथेसाइज करता है लिपिड के थ्रू। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, तो आप याद कर लीजिएगा। एक बार रिवर्स कर देता हूँ, ये आपके स्ट्रक्चर दिए गए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आपका फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। बात करेंगे सेल फंक्शंस और उसके कुछ कंपोनेंट हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों बात करते हैं सेल फंक्शन के बारे में। सो द सेल फंक्शंस ऑफ द सेल आर एसेंशियल फॉर इट्स सर्वाइवल एंड द प्रॉपर फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये काफी हेल्पफुल है पॉइंट। बात करते हैं दोस्तों जो इनकी कैटेगरी होती है वो सेल फंक्शंस की, उनके बारे में बात करते हैं। पहला काम होता है इनका एनर्जी प्रोडक्शंस का, दूसरा काम रहता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, तीसरा इनका जो रहता है कैटेगरी में डिवाइड हुआ है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, चौथा हमारा इनका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, पांचवा है कम्युनिकेशन, छठवां है वो वेस्ट रिमूवल, सातवां है वो रिप्रोडक्शन, आठवां है वो होमो स्टेटिस का है और नौवां है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये सारी कैटेगरीज हैं जो कि सेल फंक्शंस काफी इनमें इन्वॉल्व होकर काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। सो दोस्तों आप इन सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगर इनके बारे में डीपली डिफिनेशन आपको नहीं लिखना आता है तो आप एग्जाम में इन्हीं पॉइंट को मेंशन कर दीजिएगा, काफी अच्छा नंबर आपको मिल सकता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में जो कि है एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। जो cells produce energy primarily in the form of ATP through process like cellular respirations in mitochondria and photosynthesis in the chloroplast of the plant cell। दोस्तों जो सेल होता है ये प्रोड्यूस एनर्जी करता है एटीपी के फॉर्म में ताकि प्रोसेस हो सके सेलुलर रिस्पायरेशन में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। और फोटोसाइंथेसिस प्लांट में जो होता है वो फोटोसाइंथेसिस होता है। आपको ये याद रखना होगा, फोटोसाइंथेसिस प्लांट में होता है और सेलुलर रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में दोस्तों। सो सेल यूज राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन बेस्ड ऑन द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इन डीएनए।
This process occur in two steps. First one is transcriptions in the nucleus and translations in the ribosomes in the cytoplasm or rough endoplasmic reticulum. दोस्तों इसमें हम बात करेंगे जो सेल्स होता है राइबोसोम वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को, सिंथेसाइज करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस के बेस पे डीएनए में। उसमें दो प्रोसेस रहता है, पहला रहता है ट्रांसक्रिप्शंस का जो कि न्यूक्लियस का रहता है, और दूसरा रहता है ट्रांसलेशंस का जो कि राइबोसोम और साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में होता है। बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सो सेल डिवाइड थ्रू mitosis for growth and repair, and some cells undergo meiosis to form gametes, sperms and egg for the reproduction. ये पॉइंट आप रिमेंबर कर लीजिएगा दोस्तों। तीसरा हम बात करते हैं कम्युनिकेशंस के बारे में। जो सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड रिसेप्टर्स प्रोटीन allowing coordinations of functions in tissues and organs. So cell communicate with each other through signaling molecules and receptor proteins. And ये allow करता है functions टिश्यू को ऑर्गन में टिश्यू को फंक्शनेट करने के लिए काफी अच्छा वर्चुअल रोल प्ले करता है सेल कम्युनिकेट। बात करते हैं इनके वेस्ट रिमूवल में। सो सेल एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू exocytosis and some organelles lysosome help to break down cellular waste. रिप्रोडक्शन में देखते हैं दोस्तों सेल मेंटेन a stable internal environmental homeostasis by regulating factor like temperature, pH and ion concentration. जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेल में ये इंटरनल इन्वायरमेंटल को स्टेबल करता है एंड रेगुलेट करता है टेम्परेचर, पीएच एंड आयन कंसंट्रेशन को। जो इसका स्ट्रक्चर सपोर्ट है दोस्तों बात करेंगे हम सेल रिप्रोड्यूस बाय मीटोसिस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर और मीसोसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स। जो सेल प्रोडक्शन रहता है मीटोसिस में वो ग्रोथ, रिपेयर और ग्रोथ का काम करता है, और जो मीसोसिस में ये रहता है ये प्रोडक्शन ऑफ गैमेट का काम करता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट। बात करते हैं इनके सेल डिवीजन एंड ग्रोथ के बारे में। यहाँ पे 4 पॉइंट दिया गया है मीटोसिस में। एक है प्रोफेज, एक है मेटाफेज, एक एनाफेज, एक टेलोफेज। दोस्तों इनके बारे में आप डीपली जानकारी ले लीजिएगा, काफी अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है वो मियोसिस में है। मियोसिस में भी दो, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड में है। दोस्तों मिलते हैं हम आपको दूसरे वीडियो में, जो कि आपका पूरा लेक्चर वो हिंदी वीडियो में रहेगा, जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।